हेलो दोस्तों, तो कैसे हो। तो मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़का दिखता है जिसका नाम है लुइस। लुइस की उम्र सिर्फ 12 साल है और इतनी छोटी उम्र में ही वो दारू पीता है और चोरी करता है। जब लुइस की मम्मी पापा को ये सब पता चलता है तो वो उसे बहुत डांटते हैं और मारते भी हैं, लेकिन लुइस अपनी आदत नहीं छोड़ता। एक दिन कुछ लोग लुइस को पीते हुए देख लेते हैं। वो लोग उसे पकड़ने आते हैं, लेकिन लुइस वहां से भाग जाता है। लुइस का एक भाई था जिसका नाम था पीट। जब पीट देखता है कि लुइस इतनी तेजी से भाग रहा है तो वो हैरान हो जाता है। पीट कहता है कि तू बहुत तेज भागता है। ये सुनकर लुइस बोलता है कि ऐसे तो हर कोई भाग सकता है, लेकिन पीट कहता है मेरे भाई तू बाकी लड़कों जैसा नहीं है, तू उनसे अलग है। पीट लुइस को भरोसा दिलाता है और कहता है कि तू आगे चलकर बहुत अच्छा रनर बन सकता है। पीट लुइस को ट्रेनिंग देता है। एक दिन कॉलेज में एक कंपटीशन होता है। लुइस भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेता है, लेकिन लुइस जानबूझकर धीरे दौड़ता है क्योंकि वो जीतना नहीं चाहता था। तभी पीट चिल्लाता है और कहता है तेज भाग। भाई की आवाज सुनते ही लुइस बहुत तेज भागता है। कोच भी लुइस को देखकर हैरान रह जाता है। लुइस कंपटीशन जीत जाता है। उसके बाद हमें लुइस दौड़ते हुए दिखता है और पीछे पीट साइकिल पर उसका पीछा कर रहा होता है। दौड़ते दौड़ते अब लुइस बड़ा हो चुका है। लुइस कई कंपटीशन में हिस्सा लेता है और जीतता भी है। एक कंपटीशन में वो इतना तेज दौड़ता है कि नया रिकॉर्ड बना देता है। लुइस 1 मील सिर्फ 4 मिनट में भागता है। लुइस इस कंपटीशन में फर्स्ट आता है और इसी वजह से उसका सिलेक्शन ओलंपिक में हो जाता है। जब लुइस ओलंपिक जाने लगता है तो वो अपने भाई से भी कहता है कि वो भी साथ चले, लेकिन पीट उससे मजाक में कहता है तू ये ओलंपिक नहीं जीतेगा तो मैं वहाँ जाकर क्या करूँ। लुइस कहता है ये ओलंपिक तो मैं नहीं जीतूंगा, लेकिन अगला ओलंपिक जरूर जीतूंगा। ये सुनकर पीट लुइस को गले लगाता है और कहता है तेरे सामने चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आए तू कभी हार मत मानना। लुइस अपने भाई की ये बातें सुनकर निकल जाता है। अब ओलंपिक में रेस शुरू होने वाली थी। पहले राउंड में लुइस अच्छा परफॉर्म नहीं करता। लुइस का पूरा परिवार रेडियो पर ओलंपिक की खबरें सुन रहा होता है। जब उन्हें पता चलता है कि लुइस अच्छा नहीं कर रहा तो वो सब उदास हो जाते हैं, लेकिन जब आखिरी राउंड आता है तो लुइस को अपने भाई की सारी बातें याद आती हैं। भाई की बातों से मोटिवेट होकर लुइस इतनी तेज दौड़ता है कि वो नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता है। लुइस ने आखिरी राउंड सिर्फ 56 सेकंड में पूरा किया। ये 1936 के ओलंपिक में हुआ था। इस रिकॉर्ड के साथ पूरा स्टेडियम लुइस के नाम से गूंज उठता है। अब लुइस का टारगेट था 1940 का ओलंपिक, जिसमें वो अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लाने वाला था। लेकिन लुइस का सपना अधूरा रह गया क्योंकि 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। इसी वजह से 1940 का टोक्यो ओलंपिक कैंसिल हो गया। अब हमें 1943 का सीन दिखाया जाता है, जहां हम लुइस को देखते हैं जब वो अमेरिकन आर्मी में शामिल हो चुका है। लुइस के साथ और भी लोग थे। ये लोग दुश्मन के बेस पर बम गिरा रहे थे। मिशन पूरा करने के बाद ये लोग अपने कैंप लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में दुश्मनों का प्लेन उन पर गोलियां बरसाने लगता है। गोलियों की वजह से लुइस के कुछ साथी घायल हो जाते हैं। लुइस पायलट से कहता है कि प्लेन लैंड कर दो। लैंडिंग करते वक्त प्लेन का एक टायर फट जाता है, लेकिन पायलट हार नहीं मानता और किसी तरह प्लेन को सेफली लैंड कर देता है। फिर हमें लुइस दौड़ते हुए दिखता है। उसका दोस्त कार से पीछे पीछे आता है। तभी उसके कुछ और दोस्त आते हैं और बताते हैं कि हमें ऑर्डर मिला है समंदर में फंसे कुछ लोगों को रेस्क्यू करना है। इसके बाद लुइस अपने साथियों के साथ प्लेन लेकर उन लोगों को ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन उनका प्लेन पहले से ही खराब था और बीच में उसका इंजन बंद हो जाता है। पायलट कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन कर नहीं पाता और समंदर में क्रैश हो जाता है। इस क्रैश में लुइस और उसके 2 साथियों को छोड़कर बाकी सब मर जाते हैं। ये तीनों किसी तरह प्लेन से निकलकर एयरबोट के सहारे जान बचाते हैं। लुइस के जो साथी बचते हैं उनमें से एक का नाम है मेट और दूसरे का नाम है फिल। मेट कहता है अब हम नहीं बचेंगे, लेकिन लुइस कहता है इतनी जल्दी हार मत मानो, तुम सोल्जर हो और सोल्जर कभी हार नहीं मानता, हम जरूर बचेंगे। लुइस को बोट पर कुछ चॉकलेट्स और पानी की बॉटल्स मिलती है। लुइस कहता है हमें सुबह शाम एक एक टुकड़ा खाना होगा ताकि हम जिंदा रह सकें, क्योंकि हमें नहीं पता रेस्क्यू टीम कब आएगी। ये तीनों समुंदर के बीच फंसे थे, जहां नजर घुमाओ तो सिर्फ पानी ही पानी। ये लोग पूरी रात बोट पर गुजारते हैं। सुबह लुइस को एक प्लेन दिखता है तो वो तुरंत फ्लेयर गन चलाता है और चिल्लाता है, लेकिन वो प्लेन उन्हें देखे बिना ही निकल जाता है। प्लेन के चले जाने पर उनकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। तभी लुइस देखता है कि सारी चॉकलेट्स खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि मेट ने अकेले ही सारी खा ली थी। ये देखकर लुइस बहुत ही गुस्सा हो जाता है। मेट कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लुइस कहता है कि इससे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि अब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। अब वो पूरे दिन समुंदर में फंसे रहते हैं। 3 दिन तक ये लोग भूखे प्यासे धूप में पड़े रहते हैं। प्यास से इनके चेहरे सूख जाते हैं। तीनों बोट पर चुपचाप बैठे थे कि तभी एक चिड़िया आकर उनकी बोट पर बैठ जाती है। ये देखकर लुइस सोचता है कि अगर हमें भूख मिटानी है तो इसे पकड़ना होगा। लुइस झटके से उस चिड़िया को पकड़ लेता है और ये उसे मारकर खा लेते हैं, लेकिन ये खाना उनके पेट में नहीं पचता और सब उल्टी करने लगते हैं। कुछ देर बाद फिल कहता है कि हमें कुछ मछलियां पकड़नी चाहिए ताकि हम उन्हें खा सकें। अब उनके पास चिड़िया का चारा भी था। ये लोग मछली पकड़ते हैं और भूख मिटाने के लिए खाते हैं।
ये खाना उनके लिए अच्छा नहीं था, लेकिन भूख मिटाने के लिए उन्हें कुछ भी खाना पड़ा। उन्होंने ये दिन निकाल लिया, लेकिन रात में समंदर में बहुत बड़ा तूफान आ गया। समंदर में बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी। ये लोग बोट को पकड़कर जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ टाइम बाद तूफान शांत हो गया और बारिश रुक गई। कई दिनों से उन्होंने पानी नहीं पिया था, तो आज उन्होंने जमकर पानी पिया। सुबह होते ही उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। अब उन्हें समंदर में फंसे हुए पूरे 27 दिन हो चुके थे। तभी ये लोग एक प्लेन देखते हैं। लुइस उसे देखकर अपनी फ्लेयर गन चलाता है, लेकिन ये प्लेन अमेरिका का नहीं बल्कि जापान का होता है। बचाने की जगह ये जापानी प्लेन इन पर गोलियां चलाने लगता है। जान बचाने के लिए लोग समंदर में कूद जाते हैं। जापानी प्लेन लगातार अटैक करता है, जिससे इनकी बोट में छेद हो जाता है। अब इनके पास सिर्फ एक ही बोट बचती है। उसी एक बोट में तीनों अपने दिन बिताते हैं। दिन धीरे धीरे गुजरते हैं और अब इन्हें समंदर में फंसे हुए 45 दिन हो चुके थे। भूख प्यास से मेट की हालत बिगड़ जाती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। मेट की मौत से लुइस और फिल बहुत ही दुखी हो जाते हैं। दोनों मेट की बॉडी को समंदर में छोड़ देते हैं और अपनी मौत का इंतजार करने लगते हैं। कई दिन गुजर जाते हैं। दोनों समंदर में भूखे प्यासे पड़े रहते हैं। एक दिन जब दोनों सो रहे होते हैं, तभी एक शिप उनकी तरफ आता है, लेकिन ये शिप भी जापान का होता है। जापानी सैनिक इन्हें पकड़ लेते हैं और अपने कैंप में ले जाते हैं। कैंप जंगल के बीचों बीच होता है। कैंप का लीडर लुइस को पहचान लेता है, क्योंकि उनके पास एक अखबार का टुकड़ा होता है जिसमें लुइस की ओलंपिक मेडल वाली फोटो छपी होती है। ये टाइम वर्ल्ड वॉर 2 का था। अमेरिका और जापान के बीच लड़ाई चल रही थी। लुइस अमेरिकी था, इसलिए जापान के लिए दुश्मन था। जापानीज सैनिक लुइस और फिल को अंधेरे कमरों में बंद कर देते हैं। अगले दिन इन्हें दूसरे कैंप में भेजा जाता है। इस कैंप में कई अमेरिकी सोल्जर्स को कैद रखा गया होता है। यहाँ सारे अमेरिकी सोल्जर बहुत शांत और डरे हुए थे। कैंप का इंचार्ज, जिसका नाम 92 है, वो आता है। 92 को अमेरिकियों से बहुत नफरत थी। वो कहता है, अमेरिका मेरा दुश्मन है, इसलिए तुम सबके साथ दुश्मन जैसा ही व्यवहार करूंगा। लुइस 92 को देख रहा होता है। जब 92 को पता चलता है कि लुइस उसकी तरफ देख रहा है, तो वो उसके पास आता है और कहता है, मेरी आंखों में देखो। जैसे ही लुइस उसकी आंखों में देखता है, 92 उसे पीटना शुरू कर देता है और कहता है, कभी मेरी आंखों में मत देखना, वरना नतीजा बहुत ही बुरा होगा। इसके बाद सबको सोने के लिए भेज दिया जाता है। ये जगह इतनी गंदी थी कि रहना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन मजबूरी में सब सो जाते हैं। अगले दिन 92 सबको बुलाता है और कहता है, तुम में से कोई एक कुक है, तुम में से कोई एक ओपेरा सिंगर है और तुम में से ही एक कोई ओलंपिक रनर है। ये सुनकर लुइस हाथ उठाता है। फिर 92 लुइस को एक अपने सोल्जर के साथ दौड़ाता है, लेकिन लुइस बहुत ही कमजोर और थका हुआ था, इसलिए जमीन पर गिर जाता है। 92 उसके पास आता है और कहता है, तू ओलंपिक जीतने के लायक नहीं है। गिरे हुए लुइस को वो बहुत मारता है। असल में 92 को सारे कैदियों में से लुइस से सबसे ज्यादा नफरत थी, इसलिए वो हमेशा उसे टॉर्चर करता था। कुछ कैदी वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पकड़े जाते हैं। जब 92 को पता चलता है, तो वो उन कैदियों को जानवरों की तरह पीटता है। एक दिन काम करते टाइम लुइस और फिल आसमान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, कभी भी अमेरिकी प्लेन यहाँ आ सकता है। ये बात 92 भी सुन लेता है। उसी रात वो दोनों को उठाकर बुरी तरह पीटता है। कुछ दिन बाद जापान के रेडियो वाले वहाँ आते हैं। वो लुइस को बुलाते हैं और कहते हैं, अमेरिकन सेना तेरे परिवार को बता रही है कि तू मर चुका है। क्या तू अपने परिवार को बताना चाहता है कि तू जिंदा है? लुइस मान जाता है और रेडियो पर आकर अपने परिवार को मैसेज देता है और कहता है, मैं यहाँ ठीक हूँ, तुम लोग मेरी चिंता मत करना, मैं जल्द ही घर आ जाऊंगा। इसके बाद कुछ जवानी ऑफिसर लुइस को एक लेटर देते हैं और कहते हैं कि तुझे ये लेटर रेडियो पर पढ़ना है। असल में उस लेटर में अमेरिका के खिलाफ बुरी बातें लिखी होती हैं, लेकिन लुइस पढ़ने से मना कर देता है, क्योंकि वो अपने देश से गद्दारी नहीं करना चाहता। जापानीज ऑफिसर कहते हैं, अगर तू ये बातें रेडियो पर बोल देगा तो हम तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे। लेकिन लुइस नहीं मानता, इसलिए उसे फिर से कैंप में भेज दिया जाता है। कैंप में लौटते ही 92 उसका वेलकम करता है और कहता है, मुझे पता है तू मजबूर सोल्जर है, तू बिल्कुल मेरी तरह है। हम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते थे, लेकिन नहीं बनेंगे, क्योंकि तू अमेरिकन है और हर अमेरिकन मेरा दुश्मन है। 92 कहता है, सुना है तू किसी की नहीं सुनता, लेकिन आज मैं तुझे सिखाऊंगा कि लोगों की कैसे सुननी पड़ती है। फिर वो लुइस को सबके सामने खड़ा करता है और बाकी सैनिकों से कहता है, एक एक करके सारे इसे मारो। लेकिन अमेरिकी सोल्जर ऐसा करने से मना कर देते हैं। तभी 92 लुइस के दोस्त फिल को वहां लाता है। फिल की हालत बहुत खराब होती है, क्योंकि उसे बहुत मारा गया था। 92 कहता है, अगर तुमने लुइस को नहीं मारा तो मैं फिल को इतना मारूंगा कि वो मर जाएगा। ये कहकर वो फिल को पीटना शुरू कर देता है। ये देखकर लुइस सब सैनिकों से कहता है, आओ मुझे मारो। इसके बाद सारे कैदी एक एक करके लुइस को पंच मारते हैं। इतने लोगों की मार खाने के बाद लुइस बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाता है, लेकिन उसने अपने दोस्त फिल की जान बचा ली थी।
कैंप में बर्फ गिरना शुरू हो जाती है और सब कैदी मिलकर यहाँ एक कॉमेडी शो करते हैं ताकि थोड़ी देर के लिए सब लोग हंस सकें और अपना दर्द भूल जाएं। शो के बीच में 92 लुइस के पास आता है और कहता है कि उसे ओमोरी ट्रांसफर किया जा रहा है, इसलिए अब वो यहाँ से जाएगा। ये सुनकर लुइस अंदर से खुश हो जाता है क्योंकि 92 अब चला जाएगा। कुछ दिन बाद ही कैंप पर हमला हो जाता है जिसमें कई कैदी और कुछ जापानी सैनिक मारे जाते हैं। कैंप पूरी तरह से टूट जाता है और यहाँ के सारे कैदियों को ओमोरी ट्रांसफर कर दिया जाता है। वहां पहुंचने के बाद सभी कैदियों को लाइन में खड़ा किया जाता है और तभी कैंप का इंचार्ज वो और कोई नहीं बल्कि 92 ही होता है। 92 को देखकर लुइस एकदम हिल जाता है, लेकिन उसके साथी उसे गिरने से बचा लेते हैं। अब ये नया कैंप पिछले वाले से भी बुरा था। यहाँ पहले से मौजूद सारे कैदी बहुत ही बुरी तरह से घायल और कमजोर थे, लेकिन फिर भी जापानीज सैनिक उनसे जबरदस्ती काम करवाते थे। काम बहुत खतरनाक था। कैदियों को नाव से कोयला निकालना पड़ता था और वो भी इतनी ठंड में। एक दिन काम करते करते एक कैदी ऊंचाई से गिर जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर सारे कैदी रोने लगते हैं। एक बार जब लुइस काम कर रहा था तो एक सैनिक उसे पीछे से धक्का देता है और गिरकर उसे चोट लग जाती है। जापानीज सैनिक अमेरिकी सोल्जर्स पर बहुत ही जुल्म ढा रहे थे, लेकिन लुइस हार नहीं मानता और फिर से उठकर काम करने लगता है। सारे कैदी सुबह से शाम तक बिना खाना पानी के काम करते रहते थे। तभी एक सैनिक कहता है ये कैदी काम नहीं कर रहा। ये सुनकर 92 लुइस को कहता है कि सामने रखी लकड़ी उठाओ। लकड़ी बहुत भारी थी। लुइस बहुत कमजोर था, लेकिन फिर भी वो पूरी ताकत लगाकर उसे उठा लेता है। 92 कहता है और ऊपर उठाओ। लुइस उस लकड़ी को और ऊपर उठा देता है। 92 अपने एक सैनिक से कहता है कि अगर इसने लकड़ी नीचे रखी तो इसे गोली मार देना। थोड़ी देर बाद लुइस लकड़ी नीचे करने लगता है। ये देखकर सारे कैदी काम रोक देते हैं और उसकी तरफ देखने लगते हैं। सब सोच रहे थे अब क्या होगा, क्या सच में लुइस मार दिया जाएगा। उसी वक्त लुइस को अपने भाई की याद आती है। चाहे कुछ भी हो, खुद पर कभी भरोसा मत खोना। ये बात करते ही लुइस जोर से चिल्लाता है और लकड़ी को फिर से उठा देता है। वो 92 की आंखों में देखकर खड़ा रहता है। 92 कहता है मेरी तरफ मत देखो, लेकिन लुइस लगातार उसकी तरफ देखता रहता है। ये देखकर 92 को गुस्सा आ जाता है और वो लुइस को मारना शुरू कर देता है। लुइस को अपनी ट्रेनिंग के दिन और अपने परिवार की याद आती है। 92 उसे बहुत मारता है, लेकिन अब लुइस को दर्द महसूस नहीं होता। 92 खुद थक कर बैठ जाता है। लुइस में अब उठने की ताकत नहीं बची थी। वो वहीं जमीन पर लेट जाता है और पूरी रात ऐसे ही पड़ा रहता है। कुछ दिनों बाद सारे कैदियों को मैदान में खड़ा किया जाता है। एक सैनिक कहता है तुम्हें नहाने का मौका मिल रहा है हमारे देश के नए भविष्य के लिए। कैदियों को लगता है कि शायद अब इन्हें मार दिया जाएगा, लेकिन जब सब नहा रहे होते हैं तभी आसमान में अमेरिकी जहाज नजर आते हैं। ये देखकर सारे कैदी खुशी से झूम उठते हैं। असल में जापान और अमेरिका के बीच लड़ाई खत्म हो चुकी थी और कैदी अब आजाद हो गए थे। आसमान से एरोप्लेन खाने पीने का सामान और कपड़े गिराने लगते हैं। लुइस अब भी सोच रहा होता है कि 92 उसे इतना नफरत क्यों करता था। वो उसके ऑफिस में जाता है, लेकिन 92 वहां नहीं होता क्योंकि वो भाग चुका था। लुइस वहां 92 की बचपन की तस्वीर देखता है। इसके बाद आखिरकार लुइस अपने घर पहुंचता है और सबसे पहले अपनी जमीन को चूमता है। फिर वो अपने सारे परिवार वालों से मिलता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। वैसे ये मूवी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। ऐसा अमेरिका के एक सोल्जर के साथ हुआ था और उनकी ये कहानी बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है। तो अगर तुम इस वीडियो को देखते देखते यहाँ तक पहुंच गए हो तो वीडियो को देखने के लिए बहुत ही थैंक यू। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।